मदर्स डे के मौके पर बनाया गया कुछ महिलाओं का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ डांस करती नजर आईं। वीडियो की शुरुआत में संदेश भी लिखा गया और ये कहने की कोशिश की गई कि बच्चों के साथ होने पर। स्पेन में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद लोग घूमने के लिए घरों से बाहर निकल आए। वहां हालात पहले से बेहतर होने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन में ढील दे दी गई, जिसके बाद लोग अपने परिवार के साथ घरों से बाहर निकले। कोई सड़क पर टहलता दिखाई दिया तो कोई साइकिल चलाता नजर आया। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद काफी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ वहां के पार्कों और घूमने फिरने वाली जगहों पर जमा हुए। खुली हवा और धूप मिलने से बच्चे भी काफी खुश दिखे और जमकर मस्ती करते नजर आए। कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे तो कुछ बच्चे साइकिल से इधर उधर घूम रहे थे। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा था, जबकि कई लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। दिल्ली के तिलक नगर में कोरोना से ठीक होने के बाद घर लौटे एक पुलिस कांस्टेबल का आसपास के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ये पुलिस कांस्टेबल 19 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस कांस्टेबल को फूलों की माला पहनाई। लोगों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा और कुछ दूरी से कांस्टेबल का सम्मान किया। लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस कांस्टेबल के हौसले को भी बढ़ाया, जबकि कुछ महिलाओं ने कांस्टेबल पर फूल भी बरसाए। रेलवे ने बताया कि 1 मई से अब तक लाखों मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों के जरिए उनके राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से अब तक कुल 518 ट्रेनों के लिए अलग अलग राज्यों की तरफ से मंजूरी मांगी जा चुकी है। इनमें 363 ट्रेनें मजदूरों को उनके राज्यों में पहुंचा चुकी हैं, जबकि 105 ट्रेनें ऐसी हैं जो अब भी रास्ते में हैं। इसके अलावा 50 ट्रेनें ऐसी भी हैं जो आने वाले दिनों में मजदूरों को लेकर उनके राज्यों के लिए रवाना होंगी। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जिसने सबसे ज्यादा 248 ट्रेनों के लिए रेलवे से मंजूरी मांगी। इनमें 172 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, 56 रास्ते में हैं, 20 ट्रेनें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में चलेंगी। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 100 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, 23 ट्रेनें रास्ते में हैं, 16 ट्रेनें आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों से बिहार के लिए रवाना होंगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में, जहां दूसरे राज्यों के लाखों मजदूरों के फंसे होने की बात कही जा रही है, रेलवे के मुताबिक वहां राज्य सरकार की तरफ से अब तक सिर्फ 3 ट्रेनों के लिए ही मंजूरी मांगी गई है, जिनमें 2 पहुंच चुकी हैं और 1 अब भी रास्ते में। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की जांच पर जोर देने का फैसला किया। इसके लिए एक योजना बनाई गई, जिसके तहत देश भर में जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी और हर हफ्ते 200 टेस्ट किए जाएंगे। यानी हर जिले में हर महीने 800 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के हर जिलों में कोरोना की जांच के निर्देश दिए। इसके लिए हर जिले में 6 सरकारी और 4 प्राइवेट अस्पतालों को चुना जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे मोबाइल फोन, लैपटॉप, किसी भी तरह का कोई कागज और फाइलों समेत कई चीजें डिसइंफेक्ट की जा सकती हैं। डिसइंफेक्ट का मतलब इन चीजों पर अगर कीटाणु होंगे तो ये उपकरण उन्हें खत्म कर देगा। मतलब अगर कोई बाहर गया है, उसे डर है कि उसके मोबाइल फोन पर वायरस हो सकता है, लैपटॉप से वायरल फैल सकता है या दूसरी चीजें जैसे बटुआ, घड़ी और बेल्ट पर कीटाणु हो सकते हैं, तो ये उपकरण इन सभी चीजों को डिसइंफेक्ट कर सकता है। मतलब कीटाणुओं को पूरी तरह मार सकता है। ये देखिए, और ये ट्रॉली से बाहर आ गया और अब मैं अपना वॉलेट उठा सकता हूँ और ये जो है ये पूरी तरह से सैनिटाइज है, अल्ट्रावायलेट रेस से पूरी तरह से सैनिटाइज है। दिखने में ये उपकरण एक ड्रॉअर के जैसा है। इसकी खास बात यह है कि इसे खोलने और बंद करने के लिए छूना नहीं पड़ता। दाईं तरफ लगे सेंसर के पास अगर हाथों को ले जाएं तो ये अपने आप खुल जाता है। बाईं तरफ लगे सेंसर के नजदीक हाथों को ले जाएं तो ये बंद हो जाता है। इसी तरह अगर इस उपकरण को चालू करना हो तो एक सेंसर ऊपर भी लगाया गया है। मतलब इस उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए इसे छूने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये उपकरण रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO की हैदराबाद की लैब में तैयार किया गया है। सिंगापुर में एक पार्क में टहलने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक रोबोट को उतारा गया। स्पॉट नाम का ये रोबोट पार्क में निगरानी करता नजर आया। इस रोबोट में कैमरा और सेंसर लगे हैं, जिससे रोबोट को पार्क में घूम रहे लोगों की संख्या पता चल जाती है। जहां लोग ज्यादा दिखे वहां रोबोट ने एक ऑडियो मैसेज सुनाया, जिसके जरिए लोगों से एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की गई।
Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. राजस्थान के उदयपुर में 46 नए कोरोना मरीज सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। नए मामले सामने आने के बाद शहर में मरीजों की संख्या 179 हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और इलाकों तक जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। कर्फ्यू का ठीक तरह से पालन हो, इसके लिए रास्तों पर कई पुलिस वाले भी तैनात दिखे। ये अशोकनगर की तरफ जाने का मार्ग है और इसमें यहाँ पर पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। आप देखिए कि पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अंदर किसी तरह की आवाजाही ना हो। पुलिस ने इन इलाकों के अंदर किसी भी व्यक्ति के जाने पर पाबंदी लगा दी और इस बीच वहां पहुंचे कुछ लोगों को वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की कई गाड़ियां घूम घूम कर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से कर्फ्यू वाले इलाकों में न जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी करती दिखी। हिमाचल के कुल्लू में लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करने के लिए एक आदमी ने अनोखा तरीका अपनाया। लोगों को मास्क पहनने के फायदे और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत बताने के लिए उस आदमी ने लाउड स्पीकर का सहारा लिया। लोग उसकी बातों पर ध्यान दें, इसलिए उसने खुद का हुलिया कोरोना वायरस जैसा बनाया, यानी अपने चेहरे और हाथों पर हरा रंग लगाया और शरीर पर गत्ते की हरी पेटी पहनी। इस शख्स ने खुद को कोरोना मॉडल नाम दिया और लोगों को कोरोना के खतरे से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। मैं ऐसा इसलिए बनाऊं ताकि लोगों को अवेयर कर सकूं, तो ताकि लोग अपने से दूरियां बनाए रखें और मास्क सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि देश में हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो यह बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खतरा होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर भारत में 2008 के मुंबई हमलों की तरह आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत को दहलाने के लिए लश्कर तैयबा ने समंदर के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र में हथियार भेजने का प्लान बनाया है, जहां से उन हथियारों को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के गुर्गों के जरिए भारत के अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की तैयारी है। जिसके बाद आईएसआई ने लश्कर तैयबा को उन्हीं हथियारों और डी कंपनी के गुर्गों की मदद से भारत के बड़े शहरों में आतंकी हमलों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इस समय भारत की ज्यादातर सुरक्षा एजेंसियां कोरोना वायरस से लड़ने में लगी हैं, जिसका वो फायदा उठा सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अब्दुल रहमान मक्की हाल ही में कराची गया था, जहां उसने दाऊद के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमले का प्लान बनाया। यही नहीं, एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में दाऊद इब्राहिम की लश्कर के आतंकियों और आईएसआई के लोगों के साथ बैठक होने की भी खबर है। उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में शराब की एक दुकान के बाहर पुलिस के कांस्टेबल का पैसा लेकर लोगों को शराब दिलाने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल इलाके में मौजूद एक दुकान के बाहर हाथ में बियर की 4 केन लेकर खड़ा दिखाई दिया। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने उसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए, जिसके बाद कांस्टेबल ने उस आदमी को बियर की 4 केन दे दी। शराब लेने के बाद वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उनके पीछे खड़े एक आदमी ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस अधिकारी ने मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। दूसरे राज्यों की तरह तमिलनाडु के चेन्नई में भी गांव वापसी के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने राज्य सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का भी आरोप लगाया और रेलवे स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। मजदूर इस बात पर अड़ गए कि जब तक ट्रेनों से उन्हें उनके राज्यों में नहीं भेजा जाएगा वो धरना खत्म नहीं करेंगे। इस चेतावनी के बाद पुलिस की तरफ से भी उन्हें समझाने की कोशिश की गई। टिकट काउंटर में टिकट नहीं है, खाली बुकिंग करना पड़ता है। बुकिंग करने के बाद में ही आपको आ सकते हैं, ठीक है। किसी तरह जब पुलिस मजदूरों को मनाने में कामयाब हुई तो उन्हें वापस उन्हीं जगहों पर भेज दिया गया जहां से चलकर वो स्टेशन पहुंचे थे। राजस्थान के अजमेर में एक सरकारी अस्पताल के कोरोना वार्ड में छत का प्लास्टर गिर गया और वहां भर्ती एक कोरोना पीड़ित मरीज उसकी चपेट में आने से बाल बच गया। बताया गया कि अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीजों का वार्ड पहले से काफी जर्जर हालत में था, जिसके बाद छत के प्लास्टर का एक हिस्सा मरीज के बेड के ऊपर गिर गया। हालांकि हादसे में मरीज को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वहां रखा खाना जो था, सामान जो था, वो बिखरा नजर आया। छत का मलबा भी काफी देर तक वहीं पड़ा दिखता रहा। मरीज उसी हालत में वहां बैठे रहे। काफी देर बाद अस्पताल के कर्मचारी ने मलबा साफ किया। इटली में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोग बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकल पड़े।
हालांकि वहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की चेतावनी दी गई है, जिसके बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई बीच सड़क पर शराब पीता नजर आया तो सड़क किनारे कुछ लड़कियां बिना मास्क लगाए मौज मस्ती करती दिखाई दी। वहां बार में भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए ग्राहकों को खास ऑफर दिया जा रहा है। यही वजह रही कि लोग सड़कों पर ही ग्रुप बनाकर शराब पीते दिखे। कुछ लोगों ने मास्क खरीदे तो सही, लेकिन उनसे मुंह को ढके दिखाई नहीं दिए। कुछ जगहों पर लोग खुद को फिट रखने के लिए घरों से बाहर निकले। कोई जॉगिंग करता दिखा तो कोई दौड़ता नजर आया। कई लोगों ने साइकिल चलाकर भी खुद को फिट रखने की कोशिश की, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क से मुंह को ढके नहीं मिले। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के घरों से निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रामचंद्र वर्मा ने लॉकडाउन की तुलना आपातकाल से कर दी। उन्होंने कोरोना संकट के दौर में पुलिस वालों के सख्त रुख पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि पुलिस वाले लॉकडाउन में इमरजेंसी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने इमरजेंसी जैसा इसको स्वीकार किया है। उसको लग रहा है कि ये इमरजेंसी जैसा आपातकाल जैसा समय आ गया है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक ट्रेन लुधियाना से करीब 1200 मजदूरों को लेकर यूपी के हरदोई पहुंची, जहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने एक एक कर यात्रियों को नीचे उतारा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न हो इसके लिए पुलिस वाले एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने की अपील करते दिखाई दिए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने सभी लोगों के शरीर का तापमान भी मापा। थर्मल स्क्रीनिंग उनकी मेडिकल स्टाफ द्वारा की जा रही है। पुलिस के लोग भी उन्हें गाइड करने में लगे हैं। बसों में बैठने से पहले सभी मजदूरों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी दी गईं। सरकार ने हमारी व्यवस्था की, वहाँ से अच्छे से टिकट वगैरह कराया, यहाँ तक भेजा लुधियाना से हरदोई तक। ऐसी ही एक ट्रेन अमृतसर से यूपी के उन्नाव पहुंची। ट्रेन से उतरने के बाद मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और सभी लोगों को अलग अलग शेल्टर होम में भेज दिया गया। यहाँ भी हम लोगों ने एक थर्मल स्क्रीनिंग कराई है और वहाँ शेल्टर होम में भी इसकी 1-2 दिन रख के चेक कराया जाएगा। ठीक इसी तरह गुजरात के जामनगर में फंसे 1200 मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए बरेली लौटे, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले से बदसलूकी की और उसकी पिटाई भी की। बताया गया कि पुलिसकर्मी को पीटने वाले अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग हैं और वो यूपी से टीकमगढ़ में शराब की सप्लाई करने पहुंचे थे। तीनों आरोपी एक कार में बैठकर वहां पहुंचे। जब पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की वीडियो में जमीन पर बैठा एक पुलिस वाला नजर आया और एक शख्स उसे पीटता दिखा। आरोप है कि तीनों लोगों ने पीटने के बाद पुलिसकर्मी को जबरदस्ती अपनी कार में डालने की कोशिश भी की। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की कार की पहचान कर ली गई है और उनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। यूपी की तरफ से कुछ लोग अवैध दारू की सप्लाई करते आ रहे हैं। तो एक मोटरसाइकिल थी जिस पे 2 लोग सवार थे, उनको पुलिस पार्टी ने रोका तथा उनको पकड़ लिया था। इतने में पास ही में एक जिसको उस पार्टी को सप्लाई करने आ रहे थे वो, जो कि एक ब्रेजा कार में थे, 3 लोग सवार थे, वो लोग आए और उन्होंने शिनाख्ती कर ली गई लोगों की। 12 मई से ट्रेनें चलाए जाने की खबर मिलते ही नई दिल्ली स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि स्टेशन पर पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि स्टेशन पर टिकट काउंटर बंद थे और ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए इन लोगों के पास न तो स्मार्टफोन था और न ही कंप्यूटर। फिर भी लोगों का रेला स्टेशन परिसर में जमा होने लगा तो पुलिस ने सबको स्टेशन से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। स्टेशन के बाहर उन लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा जमा होने लगी है जिन्हें घर जाना है। इन लोगों ने खबर सुनी है कि 12 तारीख से 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ऐसे में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि इनको भी टिकट मिल सके। लेकिन स्टेशन पर इन्हें कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं। ये जानकर तो लोगों के होश उड़ गए कि जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनमें किराया भी राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। अगर दुकान खुलती तो घर से पैसे मंगा कर बुक कर किसी तरह अपना जान बचाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए बोला है। हाँ, कर पाएंगे? अब कहाँ से कर पाएंगे, नहीं दुकान खुली है नहीं मोबाइल हमारा चलाने आता है, कहाँ से करेंगे, इतना ज्यादा किराया भी है। वहीं अपने 2 बच्चों के साथ स्टेशन पहुंची एक महिला अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते रो पड़ी। रूम मालिक बोले ट्रेन खुल गया तुम चले जाओ, तो हम दूसरे आदमी का निहोरा किया, मेरे आदमी डेट कर गया है, कोई नहीं। यूपी के सीतापुर में दवा कारोबारियों के संगठन ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए संगठन से जुड़े सभी लोग सीतापुर के लालबाग चौराहे पर पहुंचे और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को मालाएं पहनाई। इतना ही नहीं, मालाएं पहनाने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को एक एक छाता भी दिया गया ताकि कड़ी धूप में ड्यूटी करते वक्त
वो अपना बचाव कर सकें। बताया गया कि दवा कारोबारियों के संगठन ने 90 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, जिनमें पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान और दमकल कर्मी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम ने लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों को काम दिया। लॉकडाउन में निर्माण के काम को छूट मिलने के बाद देश के कई हिस्सों में काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में अलीगढ़ नगर निगम ने भी शहर में कुछ परियोजनाओं का काम चालू कर दिया, जिसके तहत कुछ मजदूर शहर में फुटपाथ बनाते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक ही जगह पर ज्यादा मजदूरों को काम पर नहीं लगाया गया। साथ ही मजदूरों के मुंह भी ढके हुए दिखाई दिए। 45 दिन बाद काम मिला तो मजदूरों ने भी राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया लग रहा है, कम से कम काम तो मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है और क्या दाल रोटी चल रही है, हमारे बच्चों को खर्चा पानी हो रहा है बस। अलीगढ़ नगर निगम ने सड़क और नाली बनाने जैसे काम शुरू किए हैं ताकि शहर में मूलभूत सुविधाओं के साथ लॉकडाउन की वजह से खाली बैठे मजदूरों के लिए रोटी का इंतजाम भी हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमने युद्ध स्तर पर शुरू किया है, जिससे आए हुए प्रवासी मजदूरों और यहाँ के कंस्ट्रक्शन लेबर्स को शहर में काम मिले। राजस्थान के पुष्कर में टिड्डियों के झुंड को देखकर किसानों में दहशत फैल गई। टिड्डियों को भगाने के लिए सभी किसान अपने खेतों में उतरे। हर किसी ने अपने तरीके से उन्हें भगाने की कोशिश की। इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियों के आने की खबर प्रशासन को मिली तो तुरंत कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी किसानों के साथ मिलकर टिड्डियों को भगाने का काम शुरू किया। किसी ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया तो किसी ने धुआं करके उन्हें अपने खेतों में आने से रोका। काफी देर की कोशिश के बाद टिड्डियों का झुंड वहां से चला गया। राजस्थान के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है और वो कई एकड़ में लगी किसानों की फसल को बर्बाद कर चुके हैं। राज्य सरकार के रवैये से नाराज कुछ मजदूर मुंबई से पैदल ही ओडिशा में अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। इन मजदूरों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ट्रेन से उन्हें उनके गांव भेजने का भरोसा तो दिया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके बाद ये मजदूर पैदल ही ओडिशा के लिए निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां पैरों के जख्मी होने के बाद वो कुछ वक्त सुस्ताने के लिए बैठ गए। कोई परिवार के साथ तो कोई पीठ पर बैग लादकर अकेले ही गांव लौटने के लिए पैदल चलता रहा। इतनी भीषण गर्मी में ये मजदूर तो परेशान दिखे ही, उनके साथ मौजूद बच्चे और महिलाएं भी पस्त नजर आईं। गवर्नमेंट कुछ सुविधा किया नहीं, इसके लिए हम निकल गया, खाना का व्यवस्था कुछ हो रहा नहीं था। पैदल घर लौट रहे इन मजदूरों ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। जब ट्रेन खुल के आधी रास्ता पर पहुंच जाती है तब उसका बाद वो बोलता है फलना जगह से ट्रेन खुल चुका है, फलना जगह के लिए। सड़क किनारे पेड़ की छांव में कुछ देर के लिए रुके इन मजदूरों में कुछ लोगों ने पानी की बोतलें बांटी ताकि गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। पुलिसकर्मियों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खुद की 6 एम्बुलेंस लॉन्च की है और इन एम्बुलेंस की मदद से उन पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा जो या तो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर जिन्हें कोरोना होने की संभावना है। एम्बुलेंस को चलाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस के स्टाफ की होगी। एम्बुलेंस चलाने वाले को पीपीई किट भी दी जाएगी। अब तक दिल्ली में 130 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क में गिरजाघर खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से वहां गिरजाघर करीब 2 महीने से बंद पड़े थे, जिन्हें सरकार ने खोलने का फैसला लिया। जिसके बाद एक दिन पहले दमिश्क में लोग एक चर्च में रविवार को होने वाली प्रार्थना में शामिल हुए। कोरोना वायरस के डर के बावजूद चर्च में लोगों की अच्छी खासी तादाद नजर आई। सावधानी बरतते हुए लोग एक दूसरे से कुछ फीट के फासले पर खड़े दिखे। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो किया, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। चर्च के पादरियों ने भी अपना चेहरा नहीं ढका। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मामूली बात पर यह विवाद शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी तक करनी शुरू कर दी। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पत्थर फेंकते दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने सड़क पर खड़े होकर दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंके। आरोप है कि मारपीट के दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया भी गया कि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में गुजरात में फंसे मध्य प्रदेश के दिहाड़ी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने गांव लौटने लगे हैं। ये सभी मजदूर लॉकडाउन लागू होने के बाद से गुजरात के मोरबी समेत कई जिलों में फंस गए थे, जो अब स्पेशल ट्रेनों के जरिए मध्य प्रदेश लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में एक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। भोपाल पहुंचे कुछ मजदूरों के सिर पर सामान से भरी बोरियां नजर आईं तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ लौटे। स्टेशन पर ही इन लोगों की जानकारी लेने के बाद उनके शरीर का तापमान मापा गया।
इसके बाद स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन सभी लोगों को खाने का सामान दिया। घर आ गए, कैसा लग रहा है? खुश है? अच्छा, खुश लग रहा है। लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गया, तो हमने चलो भाई वहाँ क्या करें। उधर शाजापुर में भी एक स्पेशल ट्रेन 1100 से ज्यादा मजदूरों को लेकर पहुंची, जहां प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले इन सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्पेशल ट्रेन इस वक्त शाजापुर स्टेशन पर पहुंची। यही वो ट्रेन है जिसमें लगभग 24 कोच है, जिन सभी कोच में जो है गुजरात के मजदूर हैं। ये सारे मजदूर जो प्रदेश के 47 जिलों से हैं। गुजरात से शाजापुर पहुंचे इन दिहाड़ी मजदूरों को प्रशासन ने जानकारी लेने के बाद बसों में बैठाकर उनके गांवों के लिए रवाना कर दिया। छत्तीसगढ़ से ट्रकों के जरिए बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। आरोप है कि राज्य सरकार बिना मेडिकल जांच कराए ही इन मजदूरों को उनके राज्य ट्रकों से भेज रही है। रायपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक ट्रक में कई मजदूर सामान के साथ गांव लौटने के लिए सवार दिखे। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी दिखी। इन मजदूरों ने ट्रक में चढ़ने से पहले मुंह को ढकने के लिए वहां एक मेज पर रखे मास्क तो उठा लिए, लेकिन ट्रक में इतने ज्यादा लोगों के चढ़ने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कई सैलूनों ने अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऐसी पहल देश के कई और हिस्सों में भी की। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए होता है, जिनका इस्तेमाल डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम के एक सैलून में जब दाढ़ी और बाल बनाने वाले कर्मचारी पीपीई किट में नजर आए तो ग्राहकों का भरोसा जगा। बाल और दाढ़ी बढ़ जाने के बावजूद उन्हें कटवाने से बचने वाले सैलून पहुंचने लगे। ये जो है ना वो सेफ्टी से काम कर रहे हैं, इसलिए पहले कॉल करके ही हम आए हैं। कोरोना के खतरे की वजह से सैलून में कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का इंतजाम दिखा तो ग्राहकों के लिए केवल एक बार इस्तेमाल होने वाले तौलिए नजर आए। ग्राहकों को भीड़ से बचाने के लिए सैलून चलाने वाले फोन पर टाइम देते दिखे। पीपी किट पहन के ही उनको अटेंड करते हैं, देन उससे पहले पूरा कैबिन सैनिटाइज किया जाता है। दावा किया गया कि इन नई सुविधाओं के लिए ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच गुजरात सरकार ने नोटों के लेन देन से कोरोना के फैलने की आशंका जताई। नोट के द्वारा कोरोना संक्रमण फैल सकता है, इसलिए अहमदाबाद में कैश ऑन डिलीवरी प्रतिबंधित करके कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहन दिया गया है। देश भर में मजदूरों के पलायन के बीच राजस्थान के झालावाड़ में कपड़ा मिल में काम करने वाले लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि पूरा वेतन नहीं मिलने से मजदूर नाराज थे। और दावा है कि जब मिल प्रबंधन ने यह कह दिया कि वो पूरा वेतन तो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे तो मजदूर भड़क गए। एक दिन पहले सूरज ढलने के बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, पर कुछ लोगों ने उस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस वालों को गाड़ियों में बैठकर वहां से भागना पड़ा। एक पुलिसकर्मी को तो भागकर अपनी जान बचाते हुए देखा गया। कुछ लोग उस पर पत्थर बरसाते हुए भी नजर आए। एक पत्थर तो पुलिस की गाड़ी की छत पर गिरा। ये पत्थर अगर किसी पुलिस वाले के सिर में लगता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आरोप है कि पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया गया, क्योंकि मजदूरों की नाराजगी तो कपड़ा मिल के प्रबंधन से थी। पुलिस तो उन्हें समझाने गई थी, लेकिन मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। ये देख रहे हैं आप, आरटीएम ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया है। मजदूर श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी भगती हुई श्रमिकों के पीछे, पुलिस की गाड़ी आगे। अगर पुलिस वाले जान बचाकर भागते नहीं तो वहां बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन किसी तरह पुलिस वाले अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस के वहां से जाने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोग कोई और नहीं, कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर ही हैं, जो अपना पूरा वेतन मांगने के लिए कपड़ा मिल के बाहर इकट्ठा हुए थे। दावा है कि जब मिल प्रबंधन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कपड़ा मिल का गेट तोड़कर बड़ी संख्या में लोग अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना पर पुलिस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। इसके अलावा कुछ मजदूरों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। मैनेजमेंट कह रहा था कि हमने 50% उसका जो लॉकडाउन पीरियड था उसका वेजेस दिए और जो काम किया उसका अलग से पैसा दिए। वर्कर्स कह रहे थे कि हमें कम मिला है पैसा। इस बात को लेकर उन्होंने कल जो तोड़फोड़ इकट्ठा होकर तोड़फोड़ कर दी। देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी ने मुंबई में कोरोना संकट के बीच मानसून के लिए भी तैयारियां तेज कर दी। मानसून की शुरुआत में अब केवल 1 महीना ही बचा है और यही वजह है कि खुद बीएमसी कमिश्नर काम का मुआयना करने सड़कों पर उतरे। कमिश्नर ने साफ सफाई का काम संभाल रहे अधिकारियों से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान वो इन अफसरों को कुछ समझाते भी दिखे।
हालांकि इन हालात में मुंह को शील्ड से ढककर ही उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और सभी जानकारियां जुटाई। मजदूरों के गांव लौटने की वजह से बीएमसी के सामने भी काम करने वाले मजदूरों की कमी हो गई है। यही वजह है कि खुद बीएमसी कमिश्नर ने इस काम की जिम्मेदारी संभाली ताकि आने वाले दिनों में मुंबई में रहने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। वहां कोरोना संकट के बीच 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पर्चा भरा। उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी चलाकर विधान भवन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और दोनों बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। इससे पहले खबरें थी कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले पार्टी ने एक उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे का बिना किसी विरोध के एमएलसी चुना जाना तय माना जा रहा है। अब जो हुआ है प्यार मोहब्बत से हुआ है और महाराष्ट्र के हित के लिए हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 4 और उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा। उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। और इसी बात का ख्याल रखते हुए मंत्रिमंडल की तरफ से राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत किए जाने की अपील की गई, जिस पर राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया, क्योंकि 27 मई को उन्हें सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे और उससे पहले उनका विधायक बनना जरूरी है। महाराष्ट्र विधान परिषद की जिन 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होंगे, उनमें 4 सीटों पर बीजेपी ने, 2-2 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। हालांकि 2 दिन पहले तक महाविकास आघाड़ी के लिए सीट बंटवारे पर पेच फंस गया था, लेकिन गठबंधन की तीनों पार्टियों ने 2-2 उम्मीदवार खड़े करने का मन बना लिया था और अगर ऐसा होता तो मतदान जरूरी हो जाता और क्रॉस वोटिंग में उद्धव के हारने का खतरा था। खबर है कि इसी वजह से उद्धव ने कांग्रेस से एक उम्मीदवार वापस लेने की गुहार लगाई, जिसे कांग्रेस ने मान लिया और उद्धव ठाकरे की राह आसान हो गई। दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी कर कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों से कहा है कि वो रोज शाम 5 बजे तक मरीजों का पूरा ब्यौरा दिल्ली सरकार को दे। दिल्ली सरकार पर विपक्ष ने कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह नया आदेश जारी किया। हमने जो नए ऑर्डर इशू किए हैं कि कोई भी अस्पताल शाम के 5 बजे तक पुराने दिन की उसको डेथ के बारे में बताना होगा। कई लोग नहीं बताते हैं या लेट बताते हैं, कई दिन के बाद बताते हैं। उनको कहा गया है कि पहले दिन के बारे में अगले दिन उनको विद डेथ समरी पूरी डिटेल बना के देंगे। इन्हीं गाड़ियों में सरकारी जो अफसर हैं वो आए हुए हैं और इसी सर्किट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। आगरा के तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासन के अधिकारी हों, उनसे बहुत गहनता से जानकारी ली जा रही है कि आखिर आगरा में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पर सुझाव मांगे और लॉकडाउन को अब तक सफल बनाने के लिए सभी राज्यों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताते हुए यह भी कहा कि अगर 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्रियों से यह भी कहा, मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा कि अब अगली चुनौती यह है कि गांव तक कोरोना के संकट को पहुंचने से रोका जाए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया और केंद्र सरकार के अफसरों पर राज्य सरकार के अफसरों को परेशान करने का आरोप लगाया। इसके अलावा 17 मई के बाद लॉकडाउन को खोलने पर भी मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी। नागपुर नगर निगम ने कोरोना मरीजों के लिए 5000 बेड का एक सेंटर तैयार कर दिया और ये व्यवस्था राधा स्वामी आश्रम में की गई ताकि आने वाले दिनों में वहां अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़े तो उन्हें इस सेंटर में शिफ्ट किया जा सके। कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए सेंटर में सभी बेड एक दूसरे से तय दूरी पर लगे दिखे और उन पर मरीजों की पहचान के लिए बेड नंबर भी लिखा दिखाई दिया। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर ने इस सेंटर का मुआयना भी किया। उन्होंने सेंटर में तैनात डॉक्टर्स की टीम से बात की। सेंटर में घुसने से पहले कमिश्नर ने पानी से हाथ भी धोए। इतने बेड इसलिए तैयार किए कि अभी जो प्रेडिक्शन है उस हिसाब से अगर नंबर बढ़े अचानक से या स्पाइक आ जाए तो उसके लिए तैयारी हमने की है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे कई लोग ऑटो और बाइक की मदद से अपने गांव के लिए निकल पड़े, जिनमें कुछ लोग मुंबई से चलकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने मजदूरों को उनके राज्यों को भेजने का भरोसा दिया है।
लेकिन सरकार के इस भरोसे के बाद भी लॉकडाउन में फंसे लोग मुंबई से ऑटो और बाइक लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद अपने गांवों के लिए निकल पड़े। काली पीली पट्टी वाला जो ऑटो है महाराष्ट्र से निकला है, महाराष्ट्र के नंबर का ये ऑटो, ये अकेला ऑटो नहीं है। भोपाल में विदिशा के इस बाईपास पर उत्तर प्रदेश जाने वाला जो रास्ता है, इसमें ऐसे ऑटो की कतार लगी हुई है। मुंबई में चलने वाले कई ऑटो और टैक्सियां भोपाल विदिशा बाईपास रोड से गुजरती दिखी, जिनमें कई लोग अपने परिवार के साथ बैठे नजर आए। किसी को गोरखपुर जाना है तो किसी को बलिया, कोई प्रयागराज का रहने वाला है तो कोई वाराणसी का। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने ऑटो से गांव जा रहे कुछ लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास न तो पैसे बचे थे और न ही खाने पीने का सामान। 1.5-2 महीने से बैठे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या करेंगे, कितना दिन बैठेंगे, अपना दूसरे गाड़ी लेके चले गए। यही नहीं, कुछ लोग मुंबई से बाइक लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गाँव के लिए निकल पड़े, जबकि कई लोग साइकिल की मदद से गांव जाते दिखाई दिए। क्या आप बाइक से निकल लिए? कहाँ से? हम मुंबई से निकले थे, डोंबिवली से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे यूपी। अच्छा, बलिया जिला। डांसर सपना चौधरी ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। सपना इसके लिए दिल्ली के नजफगढ़ के एक थाने पर पहुंची, जहां उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बना रहे पुलिसकर्मियों का हाथ बटाया। सपना चौधरी ने पुलिसकर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर पूड़ियां बेली। पुलिसकर्मियों के साथ खाना बनाते वक्त सपना चौधरी ने मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। उनके साथ बाकी पुलिसकर्मी भी मुंह, हाथों और चेहरे को ढके हुए नजर आए। सपना चौधरी ने पुलिसकर्मियों के हौसले की तारीफ भी की। ये तो ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी के टाइम में से कुछ टाइम निकाल के मास्क भी बनाती हैं, खाना भी बनाती है। अब तो सराहनीय तो है। दिल्ली से मजदूरों का पैदल ही अपने गांव लौटना भी जारी है। सरकार के भरोसे के बावजूद ये लोग दिल्ली में रहने को तैयार नहीं हैं। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मारपीट कर लौटा देती है, लेकिन अब वो दिल्ली में किसी भी सूरत में रहना नहीं चाहते। और यही इल्जाम लगाते हुए कई मजदूर पीठ पर बैग और सिर पर सामान लेकर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। दिल्ली से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में जो है मजदूर जो हैं दिल्ली से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर बहराइच जाने के लिए पैदल निकले ऐसे ही जत्थे से न्यूज 18 ने बात की तो उनका दर्द सामने आया। 8 दिन से हम लोग पड़े हैं, कोई खाना नहीं दे रहा है, तो मकान मालिक कमरा से बाहर फेंक रहा है कि जाओ। सरकार ने ट्रेनें शुरू करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये मजदूर अब दिल्ली में रुकने को तैयार नहीं है। से रिजर्वेशन शुरू हुआ है तो 15 दिन यहाँ लाइन लगाए खड़े रहे। कई मजदूरों ने दिल्ली सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार से दिल बहुत रूठ गया, हम नहीं आएंगे तो 1 हफ्ता हो गया रोटी नहीं मिली। कुछ मजदूर तो 1300 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर साइकिल से ही भागलपुर जिले के लिए निकल पड़े। इनका आरोप है कि दिल्ली में ही पुलिस ने न केवल इनकी बुरी तरह पिटाई की, बल्कि साइकिल की हवा भी निकाल दी। इनमें कुछ मजदूर तो आप बीती सुनाते हुए रो पड़े। पुलिस वालों ने रात में रोक करके रखा, सभी आदमी को मारा है पुलिस वाले ने, नहीं तो अब तक हम लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। सुबह में रात में 10 बजे का निकला हुआ हूँ। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोले जाने का देश के कई हिस्सों में जहां विरोध हुआ, वहीं यूपी के एक बीजेपी विधायक हर्षवर्धन ने शराब के पक्ष में अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने शराब की दुकानें खोलने के फैसले को सही ठहराते हुए शराब को स्ट्रेस बस्टर यानी तनाव को दूर करने वाला बता दिया। हालांकि उन्होंने शराब पीने या नहीं पीने का फैसला पूरी तरह लोगों पर छोड़ दिया। शराब को जो सरकार ने खोला है, मैं इसका पक्ष में हूँ। ये एक अच्छा फैसला है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो देखिए रेवेन्यू की ज़रूरत है। मेन रीज़न मैं ये कहूँगा कि देखिए ये भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर है। ये स्ट्रेस का टाइम है, लोगों की आर्थिक कंडीशन कमज़ोर हो गई है, लोग घर के अंदर रह रहे हैं। तो अगर हम लोग रिक्रिएशन का, स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक माध्यम लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है इससे डिप्रेशन इत्यादि के लोग कम शिकार होंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। शंघाई में कोरोना वायरस की वजह से 3.5 महीने से बंद पड़े डिज्नीलैंड को खोल दिया गया। हालांकि डिज्नीलैंड में आने वाली भीड़ पर काबू रखने के लिए पहले से बुकिंग कराने का नियम बनाया गया है, मगर तब भी डिज्नीलैंड खुलने की खबर से लोगों में इतना उत्साह था कि सुबह 8 बजे से ही वहां रौनक लगनी शुरू हो गई। और जब 25 जनवरी से बंद डिज्नीलैंड दोबारा खुला तो एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम हुआ। गाजे बाजे के साथ मिकी माउस और डोनाल्ड डक बने कलाकार कुछ दूसरे कार्टून किरदारों के साथ थीम पार्क में पहुंचे और पर्यटकों का मनोरंजन करते नजर आए।
हालांकि जिस डिज्नीलैंड में रोजाना हजारों लोग घूमने जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों की वजह से वहां लोगों की तादाद बेहद कम नजर आई। बताया गया कि 80,000 पर्यटकों की क्षमता वाले डिज्नीलैंड में सिर्फ 1/3 लोगों के ही आने की इजाजत दी गई है। साथ ही सभी पर्यटकों का मास्क पहनने